ससुराल का बड़ा हॉल जहां पूरा परिवार बैठा है, सबके चेहरे पर हंसी और संतोष झलक रहा है। अरे आशा और प्रिया, तुम दोनों ने तो इस घर को मंदिर बना दिया है। तुम्हारी माँ दुर्गा की भक्ति और मेहनत से इस घर में हर वक्त खुशहाली रहती है। भगवान तुम्हें भी ऐसे ही हमेशा खुश रखे। सारा प्यार और आशीर्वाद भाभीियों को थोड़ा मुझे भी दे दो माँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जीती रहो मेरी बेटी। माँ जी, ये सब आपकी और बाबूजी की शिक्षा का ही परिणाम है। आप दोनों ने हमें हमेशा सिखाया कि धर्म और परिवार की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। जी माँ जी, हम तो बस माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, बाकी सब उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा से ही तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे घर की बहुएं तो माँ दुर्गा का रूप है। इनकी सेवा और भक्ति से ही घर में सुख शांति है। इसी बीच आकाश, आशा का पति, हॉल में प्रवेश करता है। वहीं थोड़ा गंभीर दिखता है। माँ, पिताजी, मुझे एक बात बतानी है। मेरे ससुराल वाले यानी कि आशा के मायके वाले, माँ, पिताजी, अमित और रूपाली बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके पास खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है। उनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा था, जिसकी वजह से उनका मकान भी छिन गया है। आज ही मैं उनसे मिलकर आया हूं। अपने मायके वालों के बारे में सुनते ही आशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत ही चिंतित होकर अपने पति आकाश से पूछती है। क्या हुआ आकाश, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है मेरे मायके वालों को? कुछ समय पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, सब ठीक था पहले, बस अभी आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। माँ बाबूजी ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अपने ही लोग हैं, जितने दिन चाहे रह सकते हैं। उन्हें तुम बिना संकोच किए यहाँ बुला लो, आखिर वो भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा ही है। ये सुनते ही आशा का दिल भर आता है और वो बहुत खुश होकर अपनी सास की तरफ देखने लगती है। इतने में रतनलाल कहता है, हाँ, परिवार ही तो है, उनके लिए हमारा घर हमेशा खुला है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे मायके वालों के बारे में कितना सोच रहे हैं, लेकिन उफ, मेरे मायके वाले तो एक नंबर के भुक्कड़ हैं। पता नहीं यहाँ आकर क्या हाल करेंगे। फिलहाल तो उनकी मजबूरी को देखकर उनका यहाँ आना ही ठीक होगा। क्या पता इन दिनों उन्हें थोड़ी सी समझ आ गई हो। कोई बात नहीं आशा, हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे मायके वालों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। जिसके बाद अगले दिन आशा के मायके वाले ससुराल में आ जाते हैं। सुजाता, दुर्गेश, अमित और रूपाली हॉल में बैठे हैं। सब काफी भूखे दिख रहे होते हैं। अब बहुत दिन हो गए अच्छे खाने का स्वाद लिए। देखो आशा के ससुराल में क्या क्या मिलेगा खाने के लिए। हाँ, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, और मुझे तो रसोई के अंदर से बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही है माँ जी। प्रिया और आशा रसोई में खाना बना रही होती है। आशा, सबके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, आज तो पूरा परिवार साथ में है। हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। भगवान ऐसे ससुराल वाले हर किसी को दे जो अपनी बहू के मायके वालों का भी ध्यान रखते हैं। आशा की बात सुनकर प्रिया उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आशा के मायके वाले धीरे धीरे रसोई के पास आकर खड़े हो जाते हैं और रसोई के अंदर झांकने लगते हैं। वाह दीदी, क्या बना रही हो? खाने की खुशबू से भूख तो बड़ी जोर से लग रही है। थोड़ा सब्र करो भैया, अभी खाना तैयार हो जाएगा, फिर सभी एक साथ खाना खाएंगे। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन आशा के मायके वाले बेहद जल्दी से सारा खाना खत्म कर देते हैं। किसी और के खाने का तो मौका आता ही नहीं है। अरे, सब कुछ खा गए आप लोग, बाकी लोगों के लिए भी तो बचाना था ना। ये खाना सभी के लिए बनाया गया था, आप लोगों ने तो एक बार में ही सारा खाना खत्म कर दिया। क्या करूं बेटा, भूख बड़ी जोर से लगी थी, तुम्हें तो पता है ना। हमने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, हम और बना देंगे। चलो आशा, रसोई में चलकर और खाना बना लेते हैं। प्रिया के साथ आशा रसोई में चली जाती है, लेकिन आशा मन ही मन शर्मिंदगी महसूस करती है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कहती। वो तो पहला ही दिन था, लेकिन उसके बाद भी आशा के मायके वाले रोजाना सारा खाना खा जाया करते। इस बीच नवरात्रि भी चल रही थी। आशा, तुम्हें पता है आज का दिन कितना अच्छा है? आज दुर्गा माता का पहला नवरात्रा है। हमें दुर्गा माँ के लिए अच्छे पकवान बनाने चाहिए। हाँ दीदी, मुझे तो पहले से ही नवरात्रि आने का इंतजार था। चलो दुर्गा माँ का प्रसाद और बढ़िया पकवान बनाते हैं। देवरानी जिठानी दोनों मिलकर रसोई में जाती हैं और दुर्गा माँ के पहले नवरात्रि के लिए प्रसाद बनाने लगती हैं। प्रसाद बनने के बाद दोनों ही मंदिर में पूजा करने के लिए नहाने चली जाती हैं। पीछे से आशा के मायके वाले खाने की खुशबू से रसोई में आ जाते हैं। आहा, आहा, आज तो मेरी प्यारी बहन ने बहुत कुछ बनाया है। आह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
चलो जो भी है, हमें आशा दीदी के ससुराल में बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल रहा है। ऐसा तो हमने पहले भी कभी नहीं खाया होगा। बाहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम बिल्कुल ही कंगाल या कंजर खानदान से हैं। नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पहले हम ये सब खा लेते हैं, उसके बाद ये सारी बातें कर लेंगे, वरना कोई आ जाएगा। इस तरह आशा के मायके वाले सारा खाना खा जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जब प्रिया और आशा दोनों रसोई में आकर खाली बर्तन देखती हैं तो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमने इतना सारा खाना बनाया था, कहाँ चला गया सब कुछ। हो ना हो ये सारा खाना मेरे मायके वालों ने ही खाया होगा। ये बात भी ऐसी है कि मैं अपनी जेठानी को बता भी नहीं सकती, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। आशा वहां कुछ नहीं कहती, लेकिन अब रोजाना ही ऐसा हो रहा था। ऊपर से आशा के ससुराल वाले भी उसके मायके वालों से थक गए थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन की सुबह किचन में आशा और प्रिया माँ दुर्गा के कन्या पूजन के लिए विशेष प्रसाद बना रही होती हैं। ये एक खास दिन है और दोनों ने मेहनत से कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। सुबह 4 बजे का समय होता है। आशा, आज का दिन बहुत खास है, हमें पूरी श्रद्धा से कन्या पूजन की तैयारी करनी है। जी दीदी, माँ दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहे। दोनों पूरे मन से भोजन तैयार कर रही हैं। इस बीच आशा के मायके वाले धीरे धीरे उठ जाते हैं और किचन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या बना रही हो दीदी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे ये तो कन्या पूजन का खाना है, लगता है बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ माँ, बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, कन्या पूजन के बाद सभी को खाना मिलेगा। आशा और प्रिया थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर चली जाती हैं। तभी आशा के मायके वाले सारा खाना चुपके से खा जाते हैं। आशा, ये क्या हो गया? सारा प्रसाद तो गायब है। अरे ये तो हद ही हो गई है, ये प्रसाद कन्या पूजन के लिए था और मेरे मायके वाले फिर से सब कुछ खा गए। क्या कहा? तुम्हारे मायके वाले? क्या उन्होंने खाया है? आशा तेजी से हॉल में जाती है जहां उसके मायके वाले बैठे होते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये प्रसाद माँ दुर्गा के लिए था, कन्याओं के लिए था। आप लोगों ने बिना सोचे समझे सब कुछ खा लिया। अरे हाँ, मैं नहीं पता था कि ये प्रसाद था, भूख लगी थी तो खा लिया। माफ कर दो नंजी, गलती हो गई। ये हर बार की बात नहीं है। हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी मेहनत और श्रद्धा को अनदेखा करें। हर बार मैंने सब कुछ होने के बाद भी आपकी गलतियों पर पर्दा डाला, लेकिन इस बार आपने बहुत गलत किया। प्रिया आशा को शांत करने की कोशिश करती है। आशा, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें अब फिर से खाना बनाना होगा, माँ दुर्गा के लिए और कन्याओं के लिए। आशा और प्रिया एक बार फिर से किचन में जाकर प्रसाद बनाने लगती हैं। आशा के मायके वाले शर्मिंदा होकर आपस में बात करते हैं। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इसका पछतावा है। दीदी और प्रिया भाभी ने इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था और हम सब कुछ खा गए, हमें माफी मांगनी चाहिए। अपनी गलती का पछतावा करने के लिए आशा के मायके वाले सभी मिलकर कन्या पूजन के प्रसाद को तैयार करने के लिए रसोई में जाकर प्रिया और आशा की मदद करते हैं। आशा, हमें माफ कर दो बेटी, हमने बिना सोचे समझे ये गलती कर दी। हम सच में शर्मिंदा हैं। अब हम सभी मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, अब आप सब मदद करो, माँ दुर्गा की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार सभी मिलकर कन्याओं के लिए प्रसाद तैयार करते हैं और पूजा संपन्न होती है। आशा के मायके वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे परिवार से माफी मांगकर आशा के ससुराल से चले जाते हैं। आशा, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे इस कहानी में मायके वालों ने जो किया उसके लिए आप उन्हें क्या सजा देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।